नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता और आप देख रहे हैं धे टीवी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं इंडिया दिस वीक कार्यक्रम में, जहां हम आपको उन तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इसरो ने जारी की उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीरें। इन चित्रों को किया गया था इसरो के एडवांस्ड अर्थ इमेजिंग और मैपिंग उपग्रह द्वारा कैप्चर। साल 2020-21 की सर्दियों के दौरान पौंग बांध जैव अभयारण्य में लाखों की तादाद में प्रवासी जल पक्षियों ने प्रवास किया। साल 1975 में किया गया था व्यास नदी के किनारे पौंग बांध का निर्माण। केंद्र सरकार ने 10,000 किसान उत्पादन संगठनों का गठन और संवर्धन योजना की लॉन्च। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। प्रधानमंत्री ने किया वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन। ये शिखर सम्मेलन एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा आयोजित किया गया। बजट 2021-22 में पंचायती राज मंत्रालय के लिए 913.43 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। बजट के संशोधित अनुमान में ये राशि 32% बढ़ी। सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट में महिला कमांडो की पहली टुकड़ी हुई शामिल। जल्द ही देश के एंटी नक्सल अभियानों में तैनात किया जाएगा। खाने पीने की चीजों में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा पर लगेगा अंकुश। FSSAI ने इसकी सीमा निर्धारित करने के लिए अपने नियमों में किए बदलाव। और ओडिशा में बनाया जाएगा भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड। इसकी स्थापना भारतीय मौसम विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसरो और DRDO के सहयोग से की जाएगी। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर के फटने की घटना की पहली तस्वीरें जारी की है। ग्लेशियर के फटने से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। उपग्रह के चित्र से पता चलता है कि ऋषि गंगा और धौली गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड की सूचना दर्ज की गई थी। चमोली जिले के रैनी गांव के समीप प्रमुख हिमस्खलन बाढ़ का कारण बना। इन छवियों से पता चलता है कि रैनी और तपोवन में स्थित बिजली संयंत्र ग्लेशियर के टूटने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। एक चित्र में धौली गंगा में भारी मात्रा में मलबे का जमाव दिखाई दे रहा है। एक दूसरे चित्र में पता चलता है कि तपोवन और रैनी में बांध के बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंची है। इन चित्रों को इसरो के एडवांस अर्थ इमेजिंग और मैपिंग उपग्रह कार्टोसैट 3 द्वारा कैप्चर किया गया था। क्या रहा ग्लेशियर फटने का कारण? वैज्ञानिक अभी भी हिमस्खलन या ग्लेशियर के टूटने के कारण के बारे में जांच कर रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया भर में ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं। अब एक नजर डालते हैं और जानते हैं क्या है कार्टोसैट 3। ये एक उन्नत भारतीय पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित और विकसित किया गया है। इसने IRS श्रृंखला की जगह ली है। इस उपग्रह में 0.25 मीटर का पैनक्रोमेटिक रेजोल्यूशन शामिल है। इस प्रकार ये दुनिया में सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन वाला इमेजिंग उपग्रह है। कार्टोसैट 3 का उपयोग। इस उपग्रह का उपयोग मौसम के मानचित्रण, कार्टोग्राफी, रक्षा और सामरिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। क्या है कार्टोसैट 3 की विशेषताएं? इस उपग्रह का रेजोल्यूशन 25 सेमी है। इसमें 1.2 मीटर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्टिकल डिवाइसेस और एडेप्टिव ऑप्टिक्स करता है। इस उपग्रह की आयु 5 साल है। पौंग बांध जैव अभयारण्य में साल 2020-21 की सर्दियों के दौरान वहां लाखों की तादाद में प्रवासी जल पक्षियों ने प्रवास किया। पौंग बांध जैव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है।
साल 1975 में ब्यास नदी के किनारे पौंग बांध का निर्माण किया गया। इसे पौंग जलाशय या राणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। बता दें, साल 1983 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पूरे जलाशय को जैव अभयारण्य का दर्जा दे दिया गया। साल 1994 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व की ऑर्डर भूमि का दर्जा दे दिया। साल 2002 के नवंबर महीने में पौंग बांध झील को रामसर स्थल घोषित कर दिया गया। ये अभयारण्य पक्षियों की तकरीबन 220 प्रजातियों को शरण देता है। हिंदू कुश हिमालय से लेकर साइबेरिया तक के प्रवासी पक्षी यहाँ सर्दी में प्रवास करते हैं। बता दें, ये झील ब्यास नदी और इसकी कई सहायक नदियों द्वारा सिंचित होती है, जिनमें गज, नेओगल, बिनवा, उहेल, बंगना और बानीर प्रमुख हैं। इस झील में मछलियों की 22 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें साल और गढ़ जैसे दुर्लभ मछलियों की प्रजातियां भी शामिल हैं। अभयारण्य का ये इलाका उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों से घिरा हुआ है, जिनमें बड़ी तादाद में जंगली जानवर पाए जाते हैं। ये इलाका पेड़ पौधों और जानवरों की दृष्टि से काफी समृद्ध है। यहाँ यूकेलिप्टस, जामुन, शीशम, आम, शहतूत, कचनार, आंवला आदि पेड़, जबकि बार्किंग डियर, सांबर, जंगली सुअर, नीलगाय, चीता जैसे जानवर पाए जाते हैं। पौंग झील की पारिस्थितिकी के बचाव के लिए सरकार के प्रयास। साल 1986 में यहां होने वाले अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने इस पूरे इलाके को जैव अभयारण्य में तब्दील कर दिया था। तकरीबन 40 ग्रामीण विकास समितियां और 9 चेक पोस्ट इस इलाके में सक्रिय हैं, ताकि यहां होने वाले शिकार पर रोक लगाई जा सके। इस इलाके में रेत के जमाव को रोकने के लिए चौतरफा पेड़ लगाने की भी शुरुआत भी राज्य सरकार द्वारा की गई है, जिससे यहाँ आने वाले पक्षियों को अपने प्रवास के दौरान अंडे देने में कोई परेशानी ना हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस इलाके में 1789 मछुआरे मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं, जिससे 1000 से ज्यादा परिवारों का भरण पोषण होता है। इस जलाशय में मछुआरों की कई सहकारी समितियां भी कार्यरत हैं। भारत सरकार ने एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है, जिसे 10,000 किसान उत्पादन संगठन यानी FPO का गठन और संवर्धन यानी फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन FPOs नाम दिया गया है। ये योजना पूरे भारत में 10,000 नए FPO के निर्माण और संवर्धन के लिए एक स्पष्ट रणनीति और प्रतिबद्ध संसाधनों के साथ शुरू की गई है। FPO बनाने के लिए 6,865 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये योजना क्यों शुरू की गई है? ये योजना इसलिए शुरू की गई है क्योंकि कृषि क्षेत्र आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा भारत 2022 तक अपने कृषि निर्यात को दोगुना करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत में 86% से ज्यादा किसान छोटे और सीमांत हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी, साख इत्यादि सुविधाओं की आवश्यकता है। इससे उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तु का उत्पादन करने में मदद मिलेगी। इस तरह अगर छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को FPO में शामिल किया जाता है, तो इससे किसानों की आर्थिक ताकत में वृद्धि करने और बाजार से जुड़ने में मदद मिलेगी। ये बदले में उनकी आय बढ़ाने में भी मदद करेगा। क्या है FPO योजना? ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। FPO को उत्पादन समूह में विकसित किया जाएगा। FPO में कृषि और बागवानी उत्पाद उगाए जाएंगे। ये सदस्यों के लिए बाजार पहुंच में भी सुधार करेगा। इसके अलावा विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्लस्टर बनाया जाएगा। इस योजना के तहत FPO का गठन और संवर्धन कार्यान्वयन एजेंसियों की मदद से किया जाएगा। कौन सी हैं वो कार्यान्वयन एजेंसियां? वर्तमान में 9 कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ हरियाणा, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ,
वाटरशेड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कर्नाटक, तमिलनाडु लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम और फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन्स यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये कार्यान्वयन एजेंसियां क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठनों को प्रत्येक एफपीओ को एकत्रित करने, पंजीकृत करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए संलग्न करेंगी। इसके तहत 5 सालों की अवधि के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन का विषय रीडिफाइंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल रहा। बता दें, इस साल ये शिखर सम्मेलन का 20वां संस्करण है जो 10 फरवरी से शुरू हुआ और 12 फरवरी तक चला। ये शिखर सम्मेलन एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट या टेरी द्वारा आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन को आयोजित किए जाने का मकसद बड़ी संख्या में सरकारों, शिक्षाविदों, व्यापारियों, जलवायु वैज्ञानिकों, समाज के वर्गों और युवाओं को एक मंच तले लेकर आना रहा, ताकि सब मिलकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भागीदारी कर सकें। इस शिखर सम्मेलन में जलवायु वित्त, परिपत्र अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और उद्योग संक्रमण, अनुकूलन और लचीलापन, प्रकृति आधारित समाधान, स्वच्छ महासागरों और वायु प्रदूषण इत्यादि विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इस शिखर सम्मेलन के अहम भागीदार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय रहा। इस शिखर सम्मेलन में मालदीव के पीपल्स मजलिस के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे, संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद, गुआना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शामिल रहे। एक नजर, क्या है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन? ये सालाना कार्यक्रम है जिसे ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है। इस शिखर सम्मेलन को आयोजित करने का मकसद दुनिया भर के समुदायों को फायदा पहुंचाने के लिए दीर्घकालिक समाधान मुहैया कराना है। ये भविष्य में मानवता के सामने आने वाली समस्याओं का निदान करने के मद्देनजर रचनात्मक कार्रवाई के लिए सारे हितधारकों को एक मंच प्रदान करने की कोशिश करता है। इस शिखर सम्मेलन के आयोजन में सतत विकास लक्ष्यों और पेरिस समझौते का अनुसरण किया गया। आखिर कब से आयोजित हो रहा है ये शिखर सम्मेलन? ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी टेरी 2001 से हर साल दिल्ली में सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन करता आ रहा है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसमें सतत विकास के सभी पहलुओं की जानकारी साझा की जाती है। साथ ही ये एक ऐसा मंच है जिसमें सतत विकास से जुड़े सभी हितधारकों को एक मंच पर लाया जाता है। केंद्रीय बजट 2021-2022 में पंचायती राज मंत्रालय यानी MOPR के लिए कुल 913.43 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बता दें, 2020-21 के बजट के संशोधित अनुमान में ये राशि 32% बढ़ी है। क्या है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान? 43 करोड़ रुपए में से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 593 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करना है। इस योजना के मुख्य घटकों में पंचायत भवन, प्रशिक्षित मानव शक्ति, कंप्यूटर और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल है। ये पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास करता है। एक नजर स्वामित्व योजना पर। स्वामित्व योजना के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वेक्षण के माध्यम से संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड भी जारी करेगा। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ड्रोन तकनीक का उपयोग कर सर्वे किया जाएगा। स्वामित्व योजना का पायलट चरण।
इस योजना के पायलट चरण के लिए 7 करोड़ 65 लाख रुपए का बजट परिव्यय आवंटित किया गया है। इस चरण में ये योजना 9 राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू की जा रही है। इसके तहत जनवरी 2021 के अंत तक लगभग 23,300 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। 1432 गांवों में लगभग 30 लाख संपत्ति धारकों को संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। सतत ऑपरेटिंग संदर्भ प्रणाली कोर नेटवर्क यानी कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम कोर्स नेटवर्क स्वामित्व योजना के तहत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में 210 कोर स्थापित किए जा रहे हैं। स्वामित्व योजना का उद्देश्य 2022 तक कोर्स नेटवर्क को पूरे देश में पहुंचाना है। कोर्स नेटवर्क का उपयोग किसी भी राज्य एजेंसी या विभाग द्वारा किया जाता है। इसमें राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, ग्राम पंचायत, कृषि ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा आदि शामिल हैं। ये नेटवर्क कार्यों के सर्वेक्षण के लिए GIS आधारित अनुप्रयोगों का उपयोग करता है। ये नेटवर्क वास्तविक समय में 5 सेंटीमीटर स्तर तक सटीकता प्रदान करता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में 34 महिला कर्मियों की पहली टुकड़ी को जंगल युद्ध के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडो यूनिट कोबरा में शामिल किया गया है। इन्हें जल्द ही देश के एंटी नक्सल अभियानों में तैनात किया जाएगा। CRPF के कोबरा कमांडो दस्ते को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बलों में शामिल किया गया है। बता दें, अब कोबरा दस्ते में महिला जवानों को शामिल किया जा रहा है। CRPF की सभी 6 महिला बटालियनों से कुल 34 महिला कमांडो का चयन किया गया है। इन्हें 3 महीने का कठोर प्रशिक्षण दिया जाएगा। CRPF ने नक्सलियों से लोहा लेने के लिए अपनी प्रतिष्ठित कोबरा यूनिट में शामिल करने को महिला कमांडो की पहली बैच का चयन किया है। एक नजर कोबरा कमांडो पर। खुफिया सूचना आधारित जंगल युद्ध अभियानों के लिए साल 2009 में CRPF में कमांडो बटालियन कोबरा का गठन किया गया था। इसमें अब तक पुरुष कर्मी ही सेवा देते रहे हैं। कोबरा बटालियन के अधिकतर कमांडोज माओवादी हिंसा से प्रभावित विभिन्न राज्यों में तैनात हैं, जबकि इसके कुछ कमांडो उग्रवाद रोधी अभियानों के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात हैं। बता दें, गृह मंत्रालय ने नक्सलियों से मुकाबला करने के उद्देश्य से गुरिल्ला और जंगल में लड़ाई लड़ने जैसे कार्रवाई को अंजाम देने के लिए कोबरा की 10 बटालियन गठित करने की मंजूरी दी थी। कोबरा बटालियन में शामिल किए जाने वाले सैनिकों को मानसिक और शारीरिक स्तर पर कड़े मानदंडों, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। CRPF में भर्ती होने वाले जवानों में से ही कोबरा कमांडोज का चुनाव होता है। महिला वाहिनी का गठन। CRPF की 88वीं महिला वाहिनी का गठन साल 1986 में किया गया था। गौरतलब है कि आंतरिक सुरक्षा के उद्देश्य से गठित की गई CRPF में 1986 से ही महिला कर्मी हैं, जब इसकी प्रथम महिला बटालियन का गठन किया गया था। इस समय सुरक्षा बल में ऐसी 6 इकाइयां हैं। बताया जाता है कि बल में लगभग 3.25 लाख कर्मी हैं और ये देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने हाल ही में खाने पीने की चीजों में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा पर अंकुश लगाने के मद्देनजर इसकी सीमा निर्धारित करने के लिए अपने नियमों में बदलाव किए हैं। ये फैसला तेल और वसा में ट्रांस फैट की सीमा में संशोधन के तकरीबन 1 हफ्ते बाद लिया गया है। गौरतलब है कि FSSAI ने बीते साल दिसंबर महीने में तेल और वसा में ट्रांस फैट की मात्रा को 3% तक सीमित कर दिया था। क्या होते हैं ट्रांस फैट्स? ट्रांस फैट को ट्रांस फैटी एसिड या असंतृप्त वसा के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ खाने की चीजों में पाए जाने वाले वसा का एक प्रकार है। ट्रांस फैट को बुनियादी तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक ट्रांस फैट ये आमतौर पर कुछ खाने की चीजों जैसे डेयरी उत्पादों, बीफ और मेमने में पाया जाता है। इसके अलावा इसकी थोड़ी मात्रा कुछ तेलों में भी पाई जा सकती है। क्या है कृत्रिम ट्रांस फैट? यह आमतौर पर उन खाने की चीजों में मिलता है जिन्हें व्यावसायिक रूप से तैयार किया जाता है। इनमें फ्रोजन पिज्जा, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, कुकीज,
केक और फास्ट फूड जैसे खाने की चीजें शामिल होती हैं। कृत्रिम ट्रांस फैट में आमतौर पर इसे ठोस बनाने के लिए वनस्पति तेल में हाइड्रोजन की मिलावट की जाती है। एक नजर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फिसाई पर। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एक स्वायत्त निकाय है। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई थी। खाद्य सुरक्षा का विनियमन और पर्यवेक्षण करके लोगों की सेहत का ख्याल रखना और इसे बढ़ावा देना इसकी जिम्मेदारी है। इसकी अध्यक्षता एक गैर कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा की जाती है। चेयरपर्सन की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। मौजूदा वक्त में रीता तेवतिया फिसाई की अध्यक्ष हैं और वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण सिंघल हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार ओडिशा के बालासोर में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र यानी थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाया जाएगा। इस अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य आसमानी के कारण जानमाल के नुकसान को कम करना है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास एक प्रथम श्रेणी का मानसून परीक्षण केंद्र विकसित किया जा रहा है। ये घोषणाएं IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने की। ये दोनों परियोजनाएं इस समय योजना के चरण में हैं और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है। थंडर स्टॉर्म परीक्षण केंद्र की स्थापना भारतीय मौसम विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सहयोग से की जाएगी। DRDO, इसरो और IMD की बालासोर में पहले से ही अपनी इकाइयां हैं। अब इस परियोजना के लिए पास के क्षेत्रों में वेधशालाएं स्थापित की जाएंगी। हर साल ओडिशा में आसमानी बिजली गिरने के कारण औसतन 350 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। 2019-20 तक 9 सालों में आसमानी बिजली गिरने से कुल 3218 लोग मारे गए हैं। एक नजर भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD पर। ये मौसम की भविष्यवाणी, मौसम संबंधी टिप्पणियों और भूकंपीय विज्ञान के लिए प्रमुख एजेंसी है। ये विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। इसकी स्थापना साल 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो चलिए अब फटाफट से नजर डालते हैं राउंड अप सेगमेंट पर। विश्व यूनानी दिवस हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसे यूनानी शोधकर्ता हकीम अजमल खान की जन्म वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जाता है। बता दें, ये एक यूनानी विशेषज्ञ थे। यूनानी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय द्वारा यूनानी औषधि पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यूनानी औषधि प्रणाली एक किस्म की पर्शियन अरबी पारंपरिक औषधि प्रणाली है। इसका उपयोग मुगल कालिक भारत में किया गया। इसके अतिरिक्त दक्षिण एशियाई और मध्य एशियाई में भी यूनानी चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस चिकित्सा पद्धति का आरंभ यूनान में हुआ था। हिप्पोक्रेट्स को इस चिकित्सा पद्धति का जनक माना जाता है। बता दें, भारत में इस चिकित्सा पद्धति की शुरुआत 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ हुई थी। हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्स डे मनाया जाता है। दुनिया में इसका मकसद दलहन की पैदावार को बढ़ावा देना है। दालों के महत्व को समझाने के लिए साल 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दालों का वर्ष घोषित किया गया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। तब से इसको अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने कहा कि वो लद्दाख में देश की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को क्रियान्वित करेगी। इसमें पृथ्वी गर्भ की ऊष्मा का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में किया जाएगा। ONGC के बयान के अनुसार भूतापीय संसाधनों के विकास से लद्दाख में खेती में क्रांति आ सकती है। ONGC की इस परियोजना से भारत भूतापीय बिजली के मामले में वैश्विक मानचित्र पर आ जाएगा। इस परियोजना के पहले चरण 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता लगाई जाएगी और 100% मुफ्त बिजली आम जनता को आपूर्ति की जाएगी।
रंग विदूषक के संस्थापक और थिएटर निर्देशक बंशी कौल का निधन हो गया है। वो 72 साल के थे। उनका जन्म 1949 में एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। बंशी कौल को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। उन्हें 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज कैप्टन हरि सिंह थापा का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। बता दें, कैप्टन हरि सिंह थापा का जन्म 14 अगस्त 1932 में हुआ था। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 1950 से 1957 तक बॉक्सिंग मिडिल वेट में 7 साल तक लगातार स्वर्ण पदक जीता। रक्षा पदक, संग्राम पदक और सेना मेडल सहित विभिन्न पुरस्कार जीतने वाले कैप्टन थापा को उत्तराखंड सरकार ने 2013 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया था। ओडिशा की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पहली बार है कि देश की किसी महिला वन अधिकारी को ये सम्मान मिला है। कटक के अथकगढ़ में डिविजनल वन अधिकारी लेंका को प्रदेश में पेंगोलिन तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ करने के लिए जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत ये सम्मान प्रदान किया गया। उन्होंने अथगढ़ और खुन्नुपुन्नी में पेंगोलिन की तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा करने में मदद की थी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर साल 2021-22 में 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई ने पहले ही अपने मौद्रिक नीति रिपोर्ट में कोविड-19 प्रेरित आर्थिक संकट से निपटने के लिए कई उपाय पेश किए हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 का उद्देश्य स्वास्थ्य और कल्याण, बुनियादी ढांचा, नवाचार तथा अनुसंधान आदि जैसे क्षेत्रों पर जोर देने के साथ ही विकास की गति को तेज करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के साथ ही भू माफिया पर शिकंजा कसने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है। राजस्व विभाग कृषि, आवासीय व व्यावसायिक भूमि को चिन्हित कर यूनिक आईडी नंबर जारी कर रहा है। इससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे एक क्लिक जमीन का पूरा ब्यौरा जान सकेगा। सभी राजस्व गांवों में भूखंडों के लिए यूनिकोड का मूल्यांकन शुरू हो गया है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने साल 2030 तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने की घोषणा की है। उन्होंने भारतीय रेलवे के आने वाले समय की योजनाओं के बारे में बात करते हुए कहा कि अगले 3 सालों में सभी ट्रेनें डीजल मुक्त हो जाएंगी, जिसके कारण पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में सहायता मिलेगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एस.एन. सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी एनएससी का चेयरमैन नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। सुब्रमण्यम एल.एन.टी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक हैं। वो लंबे समय से एल.एन.टी के बुनियादी ढांचा कारोबार की अगुवाई कर रहे हैं। एल.एन.टी देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी में से एक है। ये भारी इंजीनियरिंग, रक्षा और पोत निर्माण क्षेत्र में कार्यरत है। ब्लूमबर्ग ने कोरोना महामारी के बीच अपना ताज़ा इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी कर दिया है। इस लिस्ट में दुनिया में इनोवेशन यानी नई खोजों के मामले में भारत 50वें स्थान पर है। पिछले साल की तुलना में भारत 4 पायदान ऊपर गया है। इस इंडेक्स में दक्षिण कोरिया शीर्ष पर है, अमेरिकी शीर्ष 10 देशों की सूची से बाहर है और चीन एक स्थान से गिरकर 16वें स्थान पर पहुंच गया है। जर्मनी इस साल चौथे पायदान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 फरवरी 2021 को पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 4700 करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया। ये सभी परियोजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जुड़ी हैं। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के उप श्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए रोहिणी आयोग के कार्यकाल को 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया है। रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। उस समय आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 हफ्ते का समय दिया गया था। हालांकि इसके बाद से कई बार आयोग के कार्यकाल में विस्तार किया जा चुका है।
इस कार्यक्रम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप सभी को बीते लोहड़ी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।